जय हिंद साथियों। रेलवे एसएससी चैनल में आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी रेलवे के छात्र हैं, चाहे वह बच्चा हो या बच्ची हो, मैं इसके बारे में एक विशेष सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। और सूचना माध्यम जो है आपका आरआरबी के नोटिस यानी आरपीएफ की रेलवे वेबसाइट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसका पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाली है। थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको पूरा फुल वीडियो एनालिसिस कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बातें कर लेता हूँ यहाँ पर, भारत सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से केंद्रीकृत रोजगार सूचना में आप देखेंगे आरपीएफ 1/2024। तो कांस्टेबल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। और यह है भर्ती आप लोगों को आरपीएफ एसआई यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए यानी दरोगा की भर्ती के लिए। अगर कहा जाए इसमें दोस्तों तो भर्ती बहुत ही अच्छी पोस्ट वाली भर्ती है। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ में जो बच्चा डेडिकेशन के साथ लगा है वह इस भर्ती को अपने नज़रिए से और अपने कंपटीशन लेवल से, अपने स्ट्रगल के लेवल से आप लोगों को देख रहा है, वह ज़रूर न ज़रूर अपनी तैयारी को मजबूत कर चुका है। हाँ, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम होते होते अगर बच्चा अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, हमारे गाइडेंस को फॉलो करना चालू कर देता है, तो वह कहीं ना कहीं भर्ती में अपनी एक सीट को पक्का कर सकता है। तो थोड़ा सा वीडियो न स्किप करते हुए आप पूरा वीडियो को एनालिसिस कीजिए, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर जितने भी बच्चे, मैंने रेलवे टेक्नीशियन के ऊपर भी वीडियो डाला है, एलपी के लिए वीडियो डाला है, अभी आने वाली वैकेंसी है क्या है कैसे, सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है। तो मैं इसमें बातें कर लेता हूँ दोस्तों कि जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है, आरपीएफ एसआई बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है और ये प्रोफेशनल जॉब है। अगर यहाँ पर देखें तो सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है। इसमें चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उनको एक अलग से अथॉरिटी यानी रेलवे का सिक्योरिटी सिस्टम देखना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी महिलाएं कैंडिडेट हैं या पुरुष कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल कैसा होता है वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। एक मेडिकल कैसे होता है वो सभी जानकारियाँ उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कीजिए और उस वीडियो को फॉलो करते समय आप इसमें देखते हैं क्या है कैसे, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें मिलने वाली है। चाहे वो बच्चा ओबीसी का हो, एससी एसटी हो या जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों का एक प्रोफाइल होता है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यह एक प्रकार का सेंट्रल जॉब है। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष स्पेशल फोर्स के लिए उप निरीक्षक कार्यकारी की यह भर्ती निकाली गई है। हालांकि पोस्टें बहुत कम है, लेकिन पोस्टें जो अब जोन वाइज न होकर के ये पूरे आरआरबी यानी ऑल ओवर पोस्ट पे बातें होंगी। और जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अंक को अर्जित करने का प्रयास करेगा वही मेरिट लिस्ट में जाएगा। और जो बच्चे हैं इसमें इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। अगर उस बच्चे का जीके जीएस प्लस मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ही अच्छा लेवल का है तो वह इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। और कहाँ से कितने प्रश्न बनते वो सभी जानकारियाँ मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में देना चाहता हूँ। और जितने भी बच्चे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग के और किस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत रखना है वो सभी जानकारियाँ मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में देना चाहता हूँ। और अगर आप उस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक और ओरिजिनल जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, आवेदन के प्रारंभ की तिथि की है 15 अप्रैल से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 14 मई लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार न कीजिएगा। अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं क्या ज़रूरी सूचना है। देखिए इसमें हम बातें कर लेते हैं कि यह एसआई लेवल की वैकेंसी है।
लेवल 6 की जॉब है, सबसे बड़ी अच्छी जॉब तो यही है। और बेसिक पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 35,400 रुपये आप लोग को मिलते हैं, जो ओनली आप लोगों के पेमेंट प्रारंभिक वेतन के तौर पर। लेकिन जैसे ही अदर अलाउंस आपके साथ जब जुड़ जाएंगे तो आपकी आपकी जो ये सैलरी है यह लगभग 50,000 प्लस होने वाली है। ठीक है, मेडिकल की बात कर लेते हैं। चाहे कांस्टेबल का बच्चा हो चाहे एसआई का बच्चा हो, दोनों के लिए B1 कैटेगरी का मेडिकल देखा जाता है। और जो मेडिकल का लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। और साथ में अपने मेडिकल में क्या क्या होता है, बच्चे बच्चियाँ दोनों आप वेरी कर लीजिएगा वहाँ पर जा कर के, थोड़ा सा भी बाई मिस्टेक न कीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए, आयु सीमा की अगर बात कर लेते हैं तो 20 से 28 वर्ष के लिए है यह वैकेंसी। कुल पद अगर मैं बात कर लेता हूं तो 452 पोस्ट है। बहुत बड़ी है, नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि अपने को एक सीट पक्का करना है, हमें कंपटीशन के साथ वैरी करना है और हमें एक सीट अपनी खुद के पास रखनी है। तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, कोई भी फॉर्म न छोड़िएगा। चाहे अगर कांस्टेबल में एलिजिबल है तो कांस्टेबल तो सभी लोग डालेंगे। जो आरपीएफ एसआई का बच्चा डालना चाहता है उसका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो बच्चा फॉर्म को डालेगा। अगर आपका है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट भी शामिल है। तो अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 20 से 25 साल के बीच में यह वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन 3 साल कोविड-19 की तरह से जो पेंडेमिक चला था उसके तरफ से भारत सरकार ने 3 साल की छूट दी है यहाँ पे, तो वह 20 से 28 साल। और बाकी जो आपका बैकग्राउंड है, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल की छूट अलग से दी जाती है, वो सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है, जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वह अपेयरिंग में है, तो इस फॉर्म को वह बिल्कुल नहीं भर सकते, इन्होंने साफ साफ कहा है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी बात, चिकित्सा मापदंड। चिकित्सा मापदंड के लिए उम्मीदवार जो पद के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाते हैं उन्हें वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी प्रकार का वैकेशनल पोस्ट नहीं दिया जाएगा। जो मेडिकली फिट होगा वही बच्चा जा कर के इस पोस्ट को पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपने मेडिकल वाले वीडियो को जरूर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के लिए है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवार को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आपका जो अकाउंट क्रिएट होगा तो उसमें आपका पिता का नाम, आपका नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप लोगों को यह पूरा एग्जैक्ट देना है। इसमें कोई भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना है। और जब आपका यह रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट हो जाएगा, तो आपको यह करेक्शन करने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से साइबर या ऑनलाइन की तरफ से आप जा कर के साइबर कैफे वाले की तरफ से कोई भी गलत नोटिफिकेशन वहां पे डालने का प्रयास न कीजिएगा। जो बच्चा पहले से टेक्नीशियन का फॉर्म डाल चुका है, उनका अकाउंट बन चुका है, तो वह डायरेक्ट इस फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार की वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन जो आपका है कि अगर आपके पास पहली बार फॉर्म को विजिट कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर क्रिएट एन अकाउंट पर अपनी डिटेल को एकदम एग्जैक्ट डालिएगा। मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी नहीं गलत होना चाहिए। ये सभी चीज़ें, आपका माता का नाम, पिता का नाम, और जो आपके हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र पर जो सभी जानकारियां हैं, कोई भी लेटर आप लोगों का गलत मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्शन का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं और जो मैं सलाह देता हूं वह एग्जैक्ट और ऑथेंटिक होता है दोस्तों। देखिए, एक बार खाता बनाने के बाद खाता बनाए फॉर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित में भरे गए विवरण को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है। इन्होंने भी कहा है कि एक बार जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, आपका मोबाइल नंबर, आईडी जुड़ जाएगी, तो आप फॉर्म को भी संशोधित नहीं कर सकते। अदर डिटेल्स में आप अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जो आपका क्रिएट एन अकाउंट है उसको आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ ओनली वन एक बार आपको चांस मिलेगा।
ठीक है। तो इसको देखिए, यही सब गलती आप लोग करते हैं और बाद में पछताना पड़ता है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया लेकिन मेरा मोबाइल नंबर गलत है, ईमेल आईडी। देखिए, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी और साथ में जो आप डिटेल डालेंगे हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर, वो सभी जानकारियाँ आपका एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि वही आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आधार माना जाता है, ठीक है, आरआरबी की तरफ से, ठीक है। तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। खाता बनाए फॉर्म ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संशोधन 24/5/2024 के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन किसी भी अभ्यावेदन का विचार नहीं करेंगे। ये बता रहे हैं 24 मई के बाद हम किसी भी प्रकार का संशोधन आपको फिर से नहीं देखने को मिलेंगे। संशोधन उससे पहले कर लेना है। परीक्षा के चरण आपके सबसे पहले, अगर मैं परीक्षा के चरण बात कर लेता हूं तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। इसके प्रदर्शन के बाद पुरुष या महिला भूतपूर्व सैनिक प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर ये 450 सीट है तो इसका 10 गुना यह बुलाएंगे। तो 10 गुना बुलाने का मतलब है कि 4500 बच्चों को यह फिजिकल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे और 4500 बच्चों को यहाँ पर वह फिजिकल के लिए बुला लिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी सीट है बस उतना ही यह बुला रहे हैं और उससे 10 गुना सिर्फ यह फिजिकल में बुला रहे हैं। यदि उपयुक्त शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में अपेक्षित संख्या के उम्मीदवार पीएमटी अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं और पुरुष, देखिए कहने का मतलब है, अगर वह फिजिकल को पास नहीं कर पाते हैं तो समूह में कमी है तो 10 गुना सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीएमटी के दूसरे दौर, यानी एक बार यह चांस देंगे, फिर उसके बाद दोबारा यह भी चांस देने वाले हैं। आपका वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पीएमटी के अधिकतम 2 राउंड होंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर पहले राउंड में आपका, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरी ईश्वर से यही कामना रहती है कि जो बच्चा मेहनत करता है, जो हमसे जुड़ा है, जो हमारे गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, भगवान उसको सफलता के नज़दीक ले जाए और वह अपने जीवन के संघर्षों में, परीक्षा के संघर्षों में सफल हो और मुझे भी खुशियाँ प्रदान हो कि सर हमने आपकी वजह से अपनी सफलता को अचीव कर लिया है। तो सबसे बड़ी खुशी मेरी यही होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट वाले मेरिट लिस्ट में अगर उनकी संख्या कम पाई जाती है, पीएमटी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको सेकंड राउंड जो बच्चे हैं उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड लिस्ट जारी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक क्वालिफाई करने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सीबीटी में आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। सेम पैटर्न आप लोगों का कांस्टेबल की तरह ही होने वाला है, ठीक है। तो इन पदों के लिए निःशक्त जन के लिए उपयुक्त रूप में पहचाना नहीं गया, इसलिए इन्हें सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 43 दायरे में छूट दी गई है, ठीक है। तो प्रतिबंधित वस्तुएं अगर देखा जाए तो आप लोगों को संचार उपकरण ये आपको पेपर में नहीं लेके जाना है। फ़ोन हुआ, ब्लूटूथ हुआ, पेन ड्राइव हुआ, लैपटॉप हुआ, ये किसी भी प्रकार का आप लोगों को गैजेट्स नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। सामान्य निर्देश आप लोगों को देखने को मिल जाए तो आपका एक सीबीटी होगा, ओनली 1 पेपर 1 होगा दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 10 गुना तक बच्चों उसमें जोड़ा जाएगा, आप लोगों को 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं उसी को देने का प्रयास करता हूँ। हाँ, SC ST अगर बच्चा है, SC है या ST का बच्चा है तो उनको निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा देखने को मिलेगी। तो यह कैसे मिलेगी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निःशुल्क स्वीकार स्लीपर क्लास का रेलवे पास दिया जाएगा। तो चयन के विभिन्न चरणों के लिए यानी CBT, PET, PMT और दस्तावेज सत्यापन मेडिकल जैसा लागू हो, उनके विवरण ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे जो भी बच्चा हो, अगर मैं SC ST और साथ में OBC की भी बात कर लेता हूँ और EWS की भी बात कर लेता हूँ, तो
या आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसी पर कल बच्चे ने कमेंट किया था, सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या मैं अनरिजर्व कैंडिडेट यानी जनरल से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यही दिक्कत होती है कि अगर आप एक आध दो नंबर से रह जाते हैं तो आप अपने को कहीं पर भूल कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप अनरिजर्व कैंडिडेट से, जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि आप मेरिट को अगर ओबीसी में क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन आप जनरल में फॉर्म डाले हैं तो आपको ओबीसी में सेलेक्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि आपने वहाँ पर कास्ट अपनी सर्टिफिकेट नहीं लगाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर आपके पास है, किसी भी वर्ष का है, सेंट्रल लेवल का है, आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन जो EWS का बच्चा है वह नियर अबाउट आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्म के समय उसको ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को में अप्लाई करना है। तो SC ST जो भी बच्चा होगा वो अपने इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर वहाँ पे अप्लाई करेगा, ताकि उसको यह जो रेल यात्रा सुविधा है, जो स्लीपर क्लास का उनको पास मिलने वाला है रेलवे की तरफ से, वह उनको ज़रूर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक सहित चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में उम्मीदवार को रद्द किया जाएगा। अगर गलत डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपको रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता समझने पर लागू किए जाने वाले केंद्र की रोजगार भर्ती की शर्त में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन, विलोपन का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड को है। कहने का मतलब कोई भी हस्तक्षेप वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो DV के लिए बुलाए गए उम्मीदवार को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। तो यह सबसे मेन पार्ट यही है कि आपको मेडिकल भी पास करना होगा। और मेडिकल किस तरह का होता है वह मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दिया गया है कि मेडिकल कैसा होता है। ठीक है, RPF कांस्टेबल का, RPF सब इंस्पेक्टर का, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें मिलने वाली है। कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जा कर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जा कर के अपने मेडिकल को देख सकते हैं, किस प्रकार का मेडिकल वहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे मेडिकल नियमावली में अगर निर्धारित श्रेणी B1 में अर्हता प्राप्त करनी होगी, कहने का मतलब है B1 क्लास का आप लोगों का मेडिकल होगा। इसमें अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे मेडिकल में जो मैंने बताया वहीं यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पहनने वाले पर फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए, स्विंट आँखें नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना, अन्य शारीरिक दुर्बलता वाले नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, मेडिकल परीक्षा भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीदवार को चयन सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल का मतलब यह नहीं है कि वह सर्टिफिकेट भेज दिए तो हम उसको चयन सूची में शामिल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बातें कर लेता हूँ तो 20 से 25 साल के लिए आप लोगों को यह देखने को मिले, लेकिन इसकी कोविड की वजह से 20 से 28 वर्ष तक कर दी गई है, कोविड-19 की वजह से। SC ST के लिए 5 साल की छूट है। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग गैर नॉन क्रीमी के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो उम्मीदवारों के पास अंतिम तिथि, यह कह रहे हैं कि जो अंतिम तिथि है उससे पहले आप लोगों का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त विद्यालय से निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। निर्धारित योग्यता अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वालों को आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपेयरिंग में है तो वह इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। परीक्षा शुल्क की मैं बात कर लेता हूँ तो अनरिजर्व कैंडिडेट और OBC के लिए 500 रुपये की शुल्क देना पड़ेगा। जब आप CBT 1 यानी पहला चरण जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आपका एक बैंक डिटेल वहाँ पर ऑप्शन अप्लाई फॉर्म में मांग लेगा, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालेंगे वहाँ पर अपना अकाउंट नाम डिटेल और IFSC कोड अकाउंट नंबर जब डालेंगे, एक्यूरेट अपना ही देना है, किसी साइबर कैफ़े या किसी अन्य का नहीं देना है, क्योंकि आपके खाते से ही वह पैसा आप लोगों को रेलवे रिटर्न करने वाली है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 100 रुपये कट करके आपके खाते में 400 रुपये शुल्क राशि लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगर SC ST कैंडिडेट है, भूतपूर्व सैनिक है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC है, तो उम्मीदवार को लिए 250 रुपये वहाँ पर देना पड़ेगा और 250 रुपये उनका सेम प्रोसेस में रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा के बाद। शुल्क के भुगतान का माध्यम होगा, आप इसको कर सकते हैं, वो ऑनलाइन हो जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग जो भी आपके पास है उससे आप कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क की वापसी तभी की जाएगी जब तक आप CBT 1 में भाग लेते हैं, तभी आपका यह 400 रुपये और 250 रुपये वापस किया जाएगा। अगर आप CBT 1 में भाग नहीं लेते हैं तो आपका यह पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, इतना अपना अनिवार्य डालना है वहाँ पर, क्योंकि आपका डिटेल्स वहाँ पर सबमिट रहेगा तो आपके खाते में अकाउंट राशि को वापस करेंगे। ठीक है, सही बैंक खाते के विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और RRB इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बातें कर लेते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है दोस्तों, मैं वही देने का प्रयास करता हूँ और जो ऑथेंटिक होता है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का CBT 1 होगा। CBT का पेपर होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी 10 गुना कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे और इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर किस प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को जो आप फॉर्म को अप्लाई जब करते हैं तो उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, वह लगभग आप लोगों के पास 2 से 3-4 पेज का प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास 4 से 5 फ़ोटो होना चाहिए। तीसरी बात, आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर अप्लाई किए हैं, जैसे ग्रेजुएशन हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, उसकी 2-2, 3-3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला है। और साथ में जिस एडमिट कार्ड से आप पेपर देना चाहते हैं और जिससे फिजिकल दिए हैं, उसका 3 या 4 कॉपी आपके पास होना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा जिस भी सेंटर पे वो बुलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। कोई भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जवाब देते हैं। और आप लोगों की यही विश्वास और यही प्रयास हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आपका एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब और एक ही कमेंट आप लोगों के हमारे मनोबल को बढ़ा देता है। हमारे पास समय ऑथेंटिक कम होता है, लेकिन फिर भी मैं उस पर क्या करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो के माध्यम से सारा का सारा डिटेल्स आप लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी चरण के स्थान, तिथि, शिफ्ट के परिवर्तन अनुरोध पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। एक बार सेंटर वो अलर्ट कर देंगे, इस पर कोई भी प्रश्न नहीं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि CBT पहला चरण में जो आपका CBT होने वाला है वह 90 मिनट का पेपर कराया जाएगा। कुल प्रश्न 120 नंबर्स के होंगे। ठीक है, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो गलत उत्तर के लिए 1/3 आपके अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई शिफ्ट में आयोजित CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कई शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो वहाँ सामान्यीकरण किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत EWS OBC NCL 35 इनका कहने का मतलब है UR EWS OBC के लिए 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी उनको पास माना जाएगा। SC ST के लिए 30% अनिवार्य है, तभी उनको पास माना जाएगा। ठीक है, CBT में प्राप्त अंकों के इस भर्ती के आगे के चरणों के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग से गिना जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, उसके बाद वो कैंडिडेट को अपने हिसाब से फिजिकल के लिए बुलाएंगे। CBT के लिए पाठ्यक्रम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैथ्स के आपको 35 प्रश्न देखने हैं जो कांस्टेबल के हैं। हाँ, अगर कहा जाए कि सिलेबस सेम है, सब चीज़ सेम है, तो इसमें जो सिलेबस सेम है लेकिन इसमें लेवल का प्रश्न का आप लोगों का थोड़ा सा हाई होगा और कांस्टेबल का थोड़ा सा नॉर्मल होगा। तो ध्यान रखिएगा, बस यही अंतर है इसमें। और अंकगणित में आपको 35 अंक देखने को मिलेंगे। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट सेशन में देने वाला हूँ। और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग के भी 35 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और GK GS के यानी सामान्य जागरूकता के प्रश्न 50 अंक के होंगे।
तो टोटल नंबर आप प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे 120 नंबर्स के, और साथ में 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। इतना आपको करना है, इतने समय के अंदर करना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टच कर पाएगा, करेक्ट कर पाएगा, वही इस सिलेक्शन को ले जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आप लोग कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। मुझे आप लोगों पर सबसे ज़्यादा विश्वास है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हैं। ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपका सबसे पहला आपका ही कमेंट आएगा कि सर मेरा तो हो गया, मेरा CBT 1 कंप्लीट हो गया, या मेरा PMT कंप्लीट हो गया, या मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब कुछ फाइनल हो गया, मेरा सर RPF सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, सर मेरा कांस्टेबल में हो गया। तो इस तरह की खुशी आप लोगों के चेहरे पर जब देखने को मिलेगी, और वही खुशी मैं जाहिर करूंगा कि हाँ, मैंने जो किया है वह सही मार्गदर्शन में है। आप लोगों का सफल प्रयास ही हमारा गाइडेंस है, और जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूं कि बच्चों आप लोगों के भविष्य में एक अच्छा दिन आए, अच्छी सुबह आए, आपका भविष्य अच्छा हो, और आपका प्रेम और स्नेह आपके साथ बना रहे। तो सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें मिलने वाली है नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप पहली बार जुड़े हैं, आप लोगों का यही थोड़ा सा देख करके हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। फिजिकल की बातें कर लेते हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड में आप लोगों का 1600 मीटर होता है। 800 मीटर महिलाओं के लिए होता है जो 4 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। लंबी कूद की बात कर लेते हैं तो पुरुषों के लिए 12 फीट है, ऊंची कूद 3 फुट 9 इंच है, और महिलाओं के लिए 9 फीट है, और ऊंची कूद 3 फुट है। और यहाँ पर अगर PMT के लिए मापदंड निम्नानुसार रखा गया है, जो आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी। सबसे बड़ा मैटर यहीं पर है कि पुरुष के लिए 165 है, महिला के लिए 157 है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट है 160 है, और महिला है तो 152 है, और बाकी मराठा, डोगरा, कुमाऊँ ये 163 है, 155 है। तो ध्यान रखिएगा। EWS, UR और OBC के लिए 80 से 85 उनका चेस्ट इंस्पेक्शन होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है तो 76.2 से 81.2 के बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल ही जो बच्चा इस हाइट की वजह से अगर वर्दी का जॉब देख रहा है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। ऐसा मौका आप लोगों को बहुत कम बार देखने को मिलेगा, और काफ़ी उम्मीद है आपसे, और काफ़ी आशा है परिवार वालों को, हमको भी है, और साथ में अपने आप पर भी विश्वास रख सकते हैं कि सर मेरा तो इतनी हाइट है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। तो आप अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट के साथ खड़े हैं, और जो भी प्रयास होगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। आप ज़रूर इस भर्ती में शामिल होइए और अपने सिलेक्शन को ले जाइए। बस यही उम्मीद है, आशा है कि आप इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात है, कहाँ से कितने नंबर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और साथ में अगर मैं बात कर लेता हूँ कि GK GS के कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, उस सभी जानकारियाँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट में आपका क्या लगने वाला है, तो आप लोगों का सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। किसी भी वर्ष का है या इन्होंने कहा नहीं है, तो आप किसी भी, अगर पुराना भी रहेगा तब भी चलेगा, नया रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन डेट से पहले का रहना चाहिए, यानी अप्लाई डेट से पहले का होना चाहिए, उससे बात का नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हाँ सर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और सर मैंने अपना फॉर्म को कंप्लीट करके मैंने यह कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, या मैं अपने तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहता हूं, सर मेरा गाइडेंस फॉलो कीजिए। तो उस सभी जानकारी आप लोगों को नेक्स्ट कमेंट के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे नए हैं, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका सिलेक्शन रोल मॉडल
कहाँ से ज़्यादा नंबर्स आने का प्रयास किए जाएंगे, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।